हेलो एवरीवन, दिस इज साहिला और आज हमारा टॉपिक है हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थियरी। ये मोटिवेशन की एक ऐसी थियरी है जिसको फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने इंट्रोड्यूस करा इन 1959। अपनी इस थियरी में उन्होंने मोटिवेशन के लिए दो बेस लिए, जिसमें इन्होंने एक बेस लिया अपना मोटिवेशन और दूसरा बेस जो कि इन्होंने दूसरा फैक्टर लिया वो था हाइजीन फैक्टर। इसीलिए इनकी इस थियरी को, टू फैक्टर थियरी को, मोटिवेशन हाइजीन थियरी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी इस थियरी में उन्होंने एक रिसर्च करी, जिस रिसर्च में उन्होंने एम्प्लॉयज़ के जॉब एटीट्यूड यानी कि उनके बिहेवियर, काम में किस तरीके का उनका बिहेवियर रहता है, किस तरीके से वो परफॉर्मेंस रखते हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी करा। इस स्टडी के बेसिस पर उन्होंने एम्प्लॉयज़ पर इम्पैक्ट पड़ने वाले दो फैक्टर्स को बाहर निकाला, फाइंड आउट करा। इन्होंने अपने इन दोनों फैक्टर्स को एक नाम दिया, एक तो दिया हाइजीन फैक्टर और दूसरा दिया मोटिवेटर फैक्टर्स। इन्होंने कहा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो वहाँ पर दो फैक्टर्स में उन सारी चीज़ों को हमें डिवाइड कर देना चाहिए। पहला फैक्टर हाइजीन फैक्टर होता है। ये वो फैक्टर होता है जो किसी भी एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखने के लिए ज़रूरी होता है। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन में रुका रहेगा। यानी इसमें हमने हाइजीन फैक्टर में उन्होंने वो सारे फैक्टर्स लिए जो एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में रुके रहने के लिए ज़रूरी समझाए, ज़रूरी बताए। दूसरे फैक्टर्स इन्होंने बताए मोटिवेटर फैक्टर्स। ये सिंपल सी बात है, वो फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें उन्होंने वो सारे फैक्टर्स लिए जिससे कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीज़ें थी उन्होंने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा, टू फैक्टर्स में। फर्स्ट वन इज़ द हाइजीन फैक्टर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉय एज वेल एज इट हेल्प्स इन रिटेनिंग एंड मेंटेनिंग द एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। And in the second one, motivation factors, this factors is very much important to motivate the employee to perform superior and effectively and efficiently. सो आपके हाइजीन फैक्टर की अगर हम बात करें तो हाइजीन फैक्टर ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे बेसिक फैक्टर थे जो एम्प्लॉयज़ को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन और रिटेन यानी कि वहीं पर रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जब भी हम किसी एम्प्लॉय के साथ में अगर अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, वो वहाँ पर डिससेटिस्फाइड होता है। तो डिससेटिस्फेक्शन जब होगा तो कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रुकना चाहेगा क्या? वो लॉन्ग रन में उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रुकना चाहेगा। जब तक उसको कोई एक और अच्छी ढंग की जॉब नहीं मिल जाती तब तक वो उस जॉब को परफॉर्म करेगा, लेकिन उसको जैसे ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो स्विच करेगा, जॉब छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। और उसके जाने का रीज़न क्या था? डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने वो सारे फैक्टर्स बताए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय मोटिवेट होकर के काम करें तो सबसे पहले आप उनको खुश करिए, उनको सेटिस्फाइड रखिए। ठीक है, तो अपने इन हाइजीन फैक्टर के बेसिस पे इन्होंने ये बताया अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखिए, क्योंकि अगर आप डिससेटिस्फाइड आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो वो मोटिवेट नहीं किए जा सकते। और यानी कि इस फैक्टर थियरी में उन्होंने ये बता दिया कि हाइजीन फैक्टर आपके मोटिवेशन के लिए बेस या नेसेसरी एलिमेंट है। जब आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तभी वो मोटिवेट होने के लिए भी रेडी होगा। जब कोई आपकी बात सुनने के लिए रेडी होता है तभी तो आप उसको अपनी बात सुना पाते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जब उसका गुस्सा शांत होगा, जब नॉर्मल होगा, तभी तो आपकी बात को सुनने समझने के लिए रेडी होगा। अगर उसको गुस्सा आ रहा है, वो डिससेटिस्फाइड है, किसी चीज़ से उलझा हुआ है, तो आप उसको चाहे कितनी भी कोशिश कर लोगे, कितनी भी अच्छी और मीनिंगफुल बात कहते होगे, वो उसको बिल्कुल भी नहीं समझेगा, वो आपकी बातों से इंस्पायर नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होगा। तो अपनी इस थियरी में इन्होंने यही चीज़ें बताने की कोशिश करी कि हाइजीन फैक्टर वो सारे फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखने के लिए ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि हाइजीन फैक्टर को अगर हम देखें तो हाइजीन फैक्टर किसी भी जगह पर चढ़ने के लिए ये पहली सीढ़ी और ये दूसरी सीढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे जो पहली सीढ़ी है ये हाइजीन फैक्टर है कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो पहले एम्प्लॉय को हाइजीन फैक्टर्स के थ्रू सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, तभी ये दूसरी सीढ़ी पर चढ़ पाएगा, यानी मोटिवेशन उसका आप कर पाएंगे। तो दूसरी सीढ़ी पे जाने से पहले आपको पहली सीढ़ी को फॉलो करना पड़ेगा, यानी एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा और सेटिस्फाइड रखने के लिए आपके हाइजीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
नेक्स्ट आपके मोटिवेटर फैक्टर्स हैं, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि अचीवमेंट, आप उनको कुछ अचीव करने दीजिए, रिकॉग्निशन, उनको अप्रिशिएट करिए, उनका रिकॉग्निशन करिए सबके सामने, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उनको किसी काबिल समझिए, उनका एडवांसमेंट, उनके करियर ग्रोथ के लिए आप फोकस करिए, पर्सनैलिटी ग्रोथ करिए उनकी, या फिर अपने आप में जो उसकी जॉब है, उसकी जॉब उसके अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग है, तो एम्प्लॉय बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, वहाँ पे मोटिवेट होकर काम करता है। तो ये वो सारे मोटिवेशन फैक्टर्स हैं। इन्होंने कहा मोटिवेटर फैक्टर्स एक्चुअली मोटिवेशन को इम्प्लीमेंट करने के टेक्निक्स हैं, वो सारे तरीके हैं जिनसे कि आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। इन फैक्टर्स की वजह से ही आपके एम्प्लॉयज़ की सुपीरियर परफॉर्मेंस निकल के आती है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, यानी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है इनसे और अपनी तरफ से वो बेस्ट परफॉर्म करता है। तो अब यहाँ पर ये दो फैक्टर्स तो आपको समझ में आ गए कि अपनी इस थियरी में इन्होंने दो फैक्टर दिए। अब अगर हम हाइजीन फैक्टर देखें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो पहली है यहाँ पे कंपनी पॉलिसी। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी इतनी अच्छी है कि एम्प्लॉयज़ उससे सेटिस्फाइड है या फिर वो जेन्युइन है, हाँ ठीक है, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं इंटरनल चीज़ों के लिए, तो वो वहाँ पर एम्प्लॉय रुका रहना चाहेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी की पॉलिसी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो कि उसको फॉलो करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉय के लिए मुश्किल हो रहा हो, तो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस जॉब से पहली फुर्सत में अपना पीछा छुड़ाना चाहेगा, वहाँ से जाना चाहेगा वो। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय को आप कंपनी की पॉलिसी ईजी रखते हैं कि जैसे कि कई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए जाते हैं, ठीक है, उसमें होता है कि आप दूसरी कहीं पे भी 1 साल तक 2 साल तक कहीं जॉब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप चले जाते हैं तो आपके ऊपर हाई पेनल्टी होगी या फिर आपकी 2 महीने 3 महीने की सैलरी काट दी जाएगी। तो इस तरीके के अगर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं तो एम्प्लॉय रुकना ही नहीं चाहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, पहली फुर्सत में जाना चाहेगा, दूसरी कंपनी को स्विच करना चाहेगा। लेकिन अगर पॉलिसीज़ अच्छी हैं, हेल्दी हैं, जेन्युइन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रुका रहेगा। इसी तरीके से वर्किंग कंडीशन, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो जिस कंडीशन में आप काम कर रहे हैं, यानी कि इसमें आपके वर्किंग आवर्स भी आ जाते हैं, टाइम आ जाता है, इसी के साथ आपका एक एनवायरनमेंट होता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिलता है, हेल्प मिलता है, बहुत अच्छे कुलीग्स होते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, आपको डीमोटिवेट करा जा रहा है, टीज़ किया जा रहा है, तो वहाँ अगर जहाँ आपकी निगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय वहाँ पे छोड़ के जाना चाहेगा उसको, और अगर अच्छा वर्किंग कंडीशन उसको मिल रही है वहाँ पर, तो वो वहाँ पर रहना चाहेगा, वो उससे सेटिस्फाइड होगा। इसी तरीके से अगर उसको जॉब की सिक्योरिटी मिलती है तो वो सेटिस्फाइड रहता है, उसको एक जस्टिफाइंग सैलरी मिल रही है उसके काम के हिसाब से, उसकी क्वालिटी, उसकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, तो वो सेटिस्फाइड रहता है। क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, अगर सुपरवाइज़र उसका अच्छा है, उसके साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, तो वो वहाँ पर रुका रहना चाहेगा। और अगर सुपरवाइज़र ऐसा है जिसके साथ उसकी झड़प होती रहती है, हर बात पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, या उसको ये लगता है कि सुपरवाइज़र मेरे साथ पार्शियलिटी रख रहा है या मेरे साथ इमोरल ट्रीटमेंट कर रहा है, तो एम्प्लॉय वहाँ से जाना चाहेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहेगा। नेक्स्ट इज़ इंटरपर्सनल रिलेशन, यहाँ पर आसपास के जो लोग होते हैं बहुत सारे, उनके साथ में आपके रिलेशन कैसे हैं, वही वर्किंग कंडीशन में भी हमने डिस्कस करा, आपके कुलीग्स किस तरीके के हैं, आपकी फ्रेंडशिप, आपका जो वर्किंग सर्कल है वो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। और मोटिवेटर फैक्टर्स में, इसमें हमने अभी देखा ही था, वो सारे फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन के लिए चाहिए। आप अचीवमेंट करिए, रिकॉग्नाइज करिए, एडवांसमेंट करिए, उनको जिम्मेदारियाँ दें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए, पर्सनल ग्रोथ करिए, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए उनके पास में, एंड वर्क इटसेल्फ, आपका जो काम है, आपका जो अगर उसमें इंटरेस्ट है, तो ये सारे फैक्टर्स आपके एम्प्लॉय की मोटिवेशन के लिए ज़रूरी हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इनका इम्पैक्ट देख लेते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। हाइजीन फैक्टर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो प्रेजेंस होते हैं, तो उसकी वजह से रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होता है। अब अगर हम ये कहें अगर नहीं हो हाइजीन फैक्टर तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में आपके बेसिक हाइजीन फैक्टर्स नहीं होंगे, उनकी एब्सेंस होगी, तो आपका एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है, तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई हाइजीन फैक्टर की। इसी तरीके से हम मोटिवेटर फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। मोटिवेटर फैक्टर्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर के बहुत अच्छी काम करते हैं, सुपीरियर परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट देते हैं। एंड अगर इसकी एब्सेंस हो, आपको कोई मोटिवेट करने के लिए कोई फैक्टर है ही नहीं, तो आपका जो एम्प्लॉय अपनी पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से या तो नॉर्मल परफॉर्मेंस देगा या
कम परफॉर्मेंस देगा, लेस परफॉर्मेंस देगा। ये किसके कंपैरिजन में कह रहे हैं हम? मोटिवेशन फैक्टर की प्रेजेंस और एब्सेंस के कंपैरिजन में हम इस रिजल्ट को निकाल के लाते हैं। तो यहाँ पर अपनी इस थियोरी में आप समझ गए होंगे हाइजीन मोटिवेशन थियोरी जो है हर्जबर्ग की, वो ये कहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपके मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पहला वो बेस है, अगर इस बेस पर आप नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है मोटिवेशन, सेकंड स्टेज, ठीक है। तो ये कहते हैं फर्स्ट स्टेज पर अगर आप नहीं पहुँचते तो आप सेकंड स्टेज पर भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो पहली स्टेज पर पहुँचिए, उसके बाद में सेकंड स्टेज पर जाइए, सिंपल। और ये वाली स्टेज ज़रूरी है, अगर ये नहीं होती तो आप यहाँ पर भी नहीं जा सकते। ये गेम की तरह हो गया है ना, कि आपको पहली स्टेज क्लियर करना पड़ेगी तभी आप सेकंड स्टेज में जाएंगे। अगर आपने पहली स्टेज क्लियर नहीं करी तो आप सेकंड स्टेज में भी नहीं जा सकते। तो अपनी इस थियोरी में सिंपली इन्होंने इन दोनों फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस, इन दोनों फैक्टर्स की प्रेजेंस और इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्यों ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ें समझा दी। अब हम देखते हैं इसके मेरिट्स। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थियोरी की जो मेरिट्स हैं, वो पहली तो ये है कि ये सिंपली आपको 2 फैक्टर्स के बारे में बताती है, वो फैक्टर्स जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए चाहिए और दूसरे वो फैक्टर्स जो एम्प्लॉय को रिटेन रखने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में रोके रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए चाहिए। तो यानी आपके पास 2 फैक्टर्स हैं, आप फोकस कर लीजिए आपको कौन से वाले फैक्टर्स पे फोकस करना है। जब आपको रोकना है, सेटिस्फाइड रखना है तो आप हाइजीन फैक्टर पे फोकस करिए, जब आपको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है तो मोटिवेटेड फैक्टर्स पे आप फोकस करिए। आपको पास में क्लैरिटी हो जाएगी कि ये फैक्टर्स आपके हाइजीन के लिए ज़रूरी है और ये फैक्टर्स आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, इट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक मेजर्स, आपके मोटिवेशन के लिए स्पेसिफिक तरीके बता दिए। ये वही सारे तरीके हैं जो अभी हमने मोटिवेटर फैक्टर्स में पढ़े, जैसे कि अचीवमेंट, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ, नेचर ऑफ जॉब, ये सारे फैक्टर्स हो गए। तो ये स्पेसिफिकली इन चीज़ों पर फोकस करने के लिए कहते हैं मोटिवेशन के लिए। थर्ड, इट इज़ अ रेशनल अप्रोच, ये एक लॉजिकल अप्रोच है, आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेना पड़ते हैं इनके लिए, तो ये एक रेशनल अप्रोच। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ जॉब कंटेंट ऑन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये आपके जॉब के कंटेंट्स पर, जॉब में जो जो चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मोटिवेशन के ऊपर एम्प्लॉयज़ की, इसको बताती है। यानी अभी जैसे हमने देखा हाइजीन फैक्टर, अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी काफ़ी अच्छी है, उसका सुपरवाइज़र अच्छा है, वर्किंग कंडीशन अच्छी हैं, तभी एम्प्लॉय मोटिवेट होकर के वहाँ काम करेगा। अगर ये सारी चीज़ें गड़बड़ हैं तो उधर मोटिवेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये जॉब कंटेंट के इफ़ेक्ट को एम्प्लॉय की मोटिवेशन पे शो करता है। यहाँ पर हो गए हमारे मेरिट्स ऑफ हर्जबर्ग 2 फैक्टर थियोरी। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की। जब इसके डीमेरिट्स की बात आती है तो हमें पता है कि इसको क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज़ करा होगा किसी बेसिस पर। तो पहला जो इनका क्रिटिक्स बनता है इस थियोरी के लिए वो होता है कि यहाँ पे सबसे पहली बात हमें ये बताइए कि फ़र्क क्या है इन दोनों फैक्टर में, कौन से फैक्टर को हम हाइजीन माने और कौन से फैक्टर को हम मोटिवेशन फैक्टर माने, डिस्टिंग्विश कैसे करें, दोनों में फ़र्क कैसे लेकर आएँ, कौन से फैक्टर्स हाइजीन फैक्टर होंगे और कौन से मोटिवेशन फैक्टर्स होंगे। सेकंड, देयर इज़ नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन रियल सिचुएशन। आप 2 चीज़ें अलग अलग तो बता रहे हो, लेकिन अगर हम रियल सिचुएशन में देखते हैं तो हमें इसका कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलता है। थर्ड, इट इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल्स। आप यहाँ पर बता रहे हैं हाइजीन फैक्टर चाहिए एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखने के लिए, दूसरा बता रहे हैं जब वो आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो जाए तो आप एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दीजिए। ये सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स, मोटिवेशनल टेक्निक्स अवेलेबल हैं इनके बेसिस पर। लेकिन आप यहाँ पर सिचुएशनल वेरिएबल को तो भूल ही जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन कभी फ्लेक्सिबल रहती हैं क्या, स्टैग्नेंट रहती हैं क्या? फ्लेक्सिबल रहती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं, कभी आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है, कभी रिसेशन आ रहा है, कभी इन्फ्लेशन हो रहा है, इन सब का भी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है। अब हो सकता है सुपरवाइज़र का मूड ख़राब हो, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पॉलिसी में स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ रही हो, तो इससे तो आप कहोगे कि हाइजीन फैक्टर इफेक्ट हो रहे हैं। तो सिचुएशनल वेरिएबल्स को तो आप कहीं इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, उसको तो शो ही नहीं कर रहे हैं। फोर्थ, इट फोकसेस ऑन सेटिस्फेक्शन नॉट ऑन परफॉर्मेंस। ये थियोरी
आपके एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल करी जा रही है, ना कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे इसका कोई इम्पैक्ट देखने को पड़ रहा है या कोई ऐसी स्पेशल या आपने कोई थियोरी नहीं दी है, इस बेसिस पर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट, दीज टू फैक्टर्स आर नॉट डिस्टिंक्ट समहाउ रिलेटेड। कई क्रिटिक्स ने तो कहा कि आप इनको जो अलग अलग कह रहे हैं, दो फैक्टर हैं, ये दो अलग डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं ही नहीं, समहाउ रिलेटेड, ये तो काफ़ी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की अगर पॉलिसी अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, तो एम्प्लॉय अपने आप मोटिवेट होकर के काम करेगा, ठीक है, उसका अपने आप उसको कॉपरेट करेगा, वो एडवांसमेंट करेगा, वो ग्रोथ करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन अगर उसका सुपरवाइज़र ख़राब है, कंपनी की पॉलिसी ठीक नहीं है, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये दोनों अलग हैं? इसी के साथ 6th पॉइंट, मैनी क्रिटिक्स क्रिटिसाइज इट ऑन द बेस ऑफ it explain the reasons of job satisfaction and dissatisfaction, so it cannot be a theory of motivation। यहाँ पर आप वो सारे फैक्टर्स बता रहे हैं कि जिससे कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे वो डिससेटिस्फाइड रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम थियोरी ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं तो ये थियोरी तो बता ही नहीं रहा, कोई थियोरी तो है ही नहीं इसमें मोटिवेशन की, ये तो सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है बस। तो इन सारे बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज किया गया है। अब आप देख लेते हैं हम यहाँ पर एक इम्पैक्ट हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर का। हाइजीन फैक्टर आर रिक्वायर्ड नीड टू अवॉइड डिससेटिस्फेक्शन। हाइजीन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है डिससेटिस्फेक्शन को दूर करने के लिए। अगर हमने ऊपर पढ़ा था ना, अगर ये प्रेजेंस होते हैं तो सेटिस्फेक्शन होता है, अगर नहीं होते, एब्सेंस होती है, तो डिससेटिस्फाइड होता है। इसी तरीके से मोटिवेशन फैक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही होती है? नीड टू ग्रो टैलेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ HR। ये हमें एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने के लिए और उनके टैलेंट को ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है। हाइजीन फैक्टर, मोटिवेटर फैक्टर। इसके बाद में हम बात करें, इट गिव राइजेस टू, हाइजीन नीड्स की वजह से हाइजीन फैक्टर्स आते हैं और मोटिवेटर नीड्स की वजह से मोटिवेटर फैक्टर्स आते हैं। इसके बाद में विच इन्फ्लुएंस, अगर हमारे जो हाइजीन फैक्टर हैं उसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है? हाइजीन फैक्टर की वजह से हमारा लेवल ऑफ जॉब डिससेटिस्फेक्शन डिसाइड होता है कि एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड और कितना डिससेटिस्फाइड है। यानी अगर ये प्रेजेंस होंगे तो ठीक है, वो सेटिस्फाइड रहेगा, लेकिन यहाँ पे जितने हाइजीन फैक्टर एब्सेंस होते हैं उससे डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा दिख रहा होता है। यानी प्रेजेंस होंगे तो ठीक है, ओके, परफॉर्मेंस चल रही होगी, एम्प्लॉय खुश होगा, लेकिन अगर वहाँ पर इसकी एब्सेंस है तो एब्सेंस में आपको ग्रीवेंस, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिली होंगी, जॉब डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा दिख रहा होगा। तो हाइजीन फैक्टर की वजह से आपके जॉब डिससेटिस्फेक्शन के लेवल पे इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि मोटिवेशन फैक्टर इट इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, ये आपके जॉब सेटिस्फेक्शन के लेवल को शो करता है। अब जब ये दोनों फैक्टर्स मिलते हैं हमारे, लेवल ऑफ जॉब डिससेटिस्फेक्शन एंड लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, तो इससे हम अपने एम्प्लॉयज़ की लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को जज कर पाते हैं। यानी हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर दोनों मिलते हैं तो किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो यहाँ पर ये हमारी हाइजीन मोटिवेटर फैक्टर, हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थियोरी कंप्लीट हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड दिस मोटिवेशनल थियोरी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ डू कमेंट मी and question me, okay? Thank you very much.